आज हम लोग को हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, आप लोग को याद होगा। हमने यूनिट 3 ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में यूनिट 4 शुरू करेंगे। यूनिट 4 यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी पढ़ना है, ब्रिटेन का भी साथ में कहानी पढ़ना है कि कैसे वो लोग एक हुए हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, सबसे पहले जर्मनी का, फिर इटली का और लास्ट में ब्रिटेन का। तो अभी मैसेज आ रहा था चैनल पे बहुत से लोगों का कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जैसे कंटिन्यूटी नहीं बना था, बीच में 2-3 दिन बस वीडियो नहीं आ पाया, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। अब चैनल पे वीडियो हिस्ट्री का और साइंस का रेगुलर आएगा, मैथ का भी वीडियो आपके लिए बनाया गया है। देखिए लेक्चर नंबर 4 में हम लोग को पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी। तो पहले पढ़ लिया जाए जर्मनी का। अब जर्मनी का यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा योगदान किसकी सेना की थी? पर्सा। पर्सा क्या है? एक देश है, हिंदी में पर्सा। पर्सा की सेना का बहुत बड़ा भूमिका था। यह हम लोगों को पढ़ना है। जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ उसमें पर्सा की सेना की बहुत बड़ा हाथ था, जो हम बारी बारी अभी देखेंगे। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले पर्सा ने जर्मनी के एकीकरण के लिए जो विद्रोह स्टार्ट किया था वो किया कब था? 1848 में। तो कोई आपसे ये पूछ सकता है जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब से शुरू हुआ? तो 1848 में। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1848 में, जिसमें 1848 में शुरू तो हो गया, लेकिन आप शुरू में कोई लड़ाई शुरू करेंगे तो आप कमजोर होते हैं, जिसको दबा दिया गया था, रोक दिया गया था, दबा दिया गया था, ये बोल सकते हैं कि रोक लगा दिया गया था, रोक लिए थे। कौन? सेना, राजा का सेना। जो राजा था उसके सेना ने, जो राजा की आर्मी थी, उसने क्या किया था? इस विद्रोह को खत्म कर दिया था। लोगों को मतलब मजबूर कर दिया था कि वो इस विद्रोह को अंत करे। पहली बार जर्मनी के एकीकरण के लिए विद्रोह 1848 में शुरुआत हुई, जिसको रोक लगा दिया गया राजा की सेना था। तो राजा की सेना ने उस पर कंट्रोल कर लिया कि विद्रोह को खत्म कर दिया। तो जर्मनी की एकीकरण की शुरुआत 1848 में तो हो गई। अब लोगों के मन में ये विचार आ गया कि हमें एकीकरण तो करना है। तो लोगों ने, अब सेना ने दबा दिया। इसके बाद लोग, जो फ्रांस में जो भूस्वामी होते थे, जो बड़े बड़े भूमियों के स्वामी होते थे, भूस्वामी, उनको जैंकर्स बोला जाता है। तो उन्होंने अब क्रांतिकारियों की मदद करना शुरू किया, रिवोल्टनरीज, क्रांतिकारियों की मदद करना शुरू किया। जो क्रांतिकारी थे, रिवोल्टनरीज मतलब क्रांतिकारी की मदद करना कौन शुरू किया? जैंकर्स। जैंकर्स मतलब भूस्वामी। भूस्वामी मतलब जो ज्यादा खेतों के मालिक होते थे, उन्होंने मदद किया। जिसमें सबसे बड़ा नेता बन के निकले ऑटोमन बिस्मार्क। कौन निकले? ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क उस समाज के सबसे बड़े सेना बन के मतलब मालिक बन के निकले, जिन्होंने बहुत ज्यादा मदद किया। सबसे बड़ा नेता बन के कौन निकला? ऑटोमन बिस्मार्क। तो एक बार फिर से सुनिए, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पर्सा के हाथों शुरू हुई। पर्सा की सेना ने उनके लिए काम करना शुरू किया, नहीं आप हम आपको एक करके रहेंगे। जिसके लिए उन्होंने पहली बार लड़ाई कब शुरू की थी? 1848 में। जिस पे रोक कौन लगा दिया? सेना ने खुद उस पे रोक लगा के और कमांड कर लिया कि उसने उसके विद्रोह को दबा दिया। जिसके बाद जो क्रांतिकारी थे वो किसके पास गए मदद के लिए? भूस्वामियों के पास मदद के लिए गए। और उस समय भूस्वामियों में जो सबसे बड़ा नेता बन के निकला वो कौन निकला? ऑटोमन बिस्मार्क। उसने पूरी की पूरी पर्सा सेना का जिम्मा ले लिया। उसने इस बात की जिम्मा ले लिया कि उसने इस बात की जिम्मेदारी ले ली कि वही अब सेना को आगे बढ़ाएगा, अर्थात जो भी क्रांति होगा वही करेगा। जिसके बाद ऑटोमन बिस्मार्क के बाद 7 सालों में ऑटोमन बिस्मार्क के आने के बाद 7 सालों तक लड़ाई चला। कितने सालों तक? 7 सालों तक लड़ाई हुई, 7 सालों तक युद्ध हुआ, वार हुआ। जिसके बाद पर्सा की सेना ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और
फ्रांस की सेना को हराया। इस लड़ाई के दौरान पर्सा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस की सेना को हराया। तो एक बार पूरा कहानी फिर से सुनिए। जो जर्मनी था उसके आज़ादी की यूनिफिकेशन की कहानी शुरू कौन करता है? पर्सा। पर्सा 1848 में पर्सा की सेना पहली बार जर्मनी के लिए विद्रोह करती है, जिसको राजा के सेना के द्वारा कुचल दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। फिर वो लोग किसके पास जाते हैं? भूस्वामियों के पास। भूस्वामी अर्थात उनको हम लोग वहाँ के समाज में जैंकर्स भी बोलते थे। उन लोगों में से एक क्रांतिकारी निकला जिसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क, जिसने मदद किया और उसने 7 साल युद्ध लड़ाई किया। 7 साल में उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों को हराया। जिसके बाद 1871 में 18 जनवरी 1871 में 18 जनवरी 1871 को, ये डेट याद रखिएगा, 18 जनवरी 1871 को ऑस्ट्रेलिया जर्मन राज्यों के राजकुमारों को, सेना के प्रतिनिधि और प्रमुख मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क समेत पर्सा के प्रमुख मंत्रियों को एक बैठक वर्साय की महल में 18 जनवरी 1871 को वर्साय पैलेस में एक मीटिंग हुआ। वर्साय पैलेस में एक मीटिंग हुआ। मैं बुक भी इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप भी जब वो लाइन पढ़े तो आपको समझ में आए कि मैंने ये बात कहाँ से बताई है। मैं साथ में बुक लेके बैठता हूँ, आप भी बैठिए और साथ में देखते रहिए मैं कौन सा, मैं हर टॉपिक का नाम बताता हूँ। इस पेज पे ये है, ये यूनिट 4 जो जहाँ से 4th नंबर शुरू हुआ होगा, इटली और जर्मनी एक हो सकते थे ऐसे करके, वही वाला मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पढ़ ली। तो इसके बाद देखिए जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया हमने पढ़ लिया है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पढ़ लिया। अब देखिए जो पर्सा था उसने लड़ाई शुरू कब किया था? 1848 में। रोक कौन लगाया? आर्मी ने। फिर से भूस्वामियों के पास मदद के लिए गए, उन्होंने मदद किया। ऑटोमन बिस्मार्क जैसे मंत्री आगे आए, उन्होंने 7 साल लड़ाई किया। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों को हराया और 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में बैठक किया। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में बैठक किया, जिसके बाद जर्मनी को एक राष्ट्र राज्य की घोषित कर दिया गया। जर्मनी को एक अब देश घोषित कर दिया गया कि जर्मनी अब एक अपना खुद का अलग देश है। जिसके बाद जर्मनी को एक अपना खुद का देश घोषित कर दिया गया। तो यहाँ से छोटा सवाल पूछना रहता है तो इस तरह आता है कि जर्मनी को किस मीटिंग के बाद एक देश घोषित किया गया? तो वर्साय पैलेस मीटिंग। ठीक है, लेकिन अब पूरा आपको बड़ा सवाल पूछना रहता है 2-3 नंबर का, तो इस तरह पूछता है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया लिखे। तो आज का पहला सवाल है व्हाट आर द, चाहे ये आएगा, मेंशन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी। मेंशन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया लिखे। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया लिखे। जो सबसे पहला आएगा वो क्या आएगा? जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया लिखे। एक बार पूरा बोर्ड पे देखिए, आपको मैंने एकीकरण की प्रक्रिया लिख दिया। मैं दोबारा अभी समझाऊंगा आपको। देखिए एक बार लास्ट बार पूरा सुन लीजिए जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। जर्मनी के लिए सबसे पहले लड़ाई किसने किया? पर्सा की सेना ने। कब? 1848 में, जिसे राजा के सैनिकों के द्वारा रोक लगा दिया गया। जिसके बाद वो लड़ाई, अब उन्होंने मदद किससे लिया? भूस्वामियों से। भूस्वामी मतलब वहाँ के समाज में उन्हें जैंकर्स बोला जाता था, जिससे मदद लिया। और उन्होंने उसमें सबसे बड़ा नेता, चाहे सबसे ज़्यादा मदद करने वाले लोग में से किसका नाम आता है? ऑटोमन बिस्मार्क। वो 7 सालों तक लड़ाई किया ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों से। जिसके बाद 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में एक मीटिंग हुआ और जर्मनी को एक देश की घोषणा कर दी गई। तो ये था जर्मनी का एकीकरण। अब हम लोग को पढ़ना है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। दूसरा क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मैंने क्वेश्चन वेस्ट कर दिया कुछ। दूसरा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हमें इटली का यूनिफिकेशन, जिस तरह हमने जर्मनी को एक देश बनते हुए देखा, जिस तरह हमने जर्मनी को एक देश बनते हुए देखा, उसी तरह हमें किसका पढ़ना है? इटली को। तो दूसरा क्वेश्चन यही होगा, मेंशन द
यूनिफिकेशन, मेंशन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मेंशन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो अब देखिए इटली जो था, इटली थोड़ा और अलग तरीका से इसका बंटवारा हुआ था। इटली को टोटल 7 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 7 भागों में, जिसमें से 3 प्रकार के लोगों का इसके ऊपर कमांड था। एक हैजनबर्ग, ये सब आपको नहीं, बस याद रखिए। इटली को कितने भागों में बांटा गया था? 7 भागों में। इटली को कितने भागों में बांटा गया था? 7 भागों में, जिसमें से एक ही समाज पे, एक ही हिस्से पे बस इटली के वास्तविक मूल निवासी का शासन था। इटली के मूल राजा, मतलब मूल निवासी जो वहीं के पहले राजा होंगे, इटली राजघराने का शासन केवल एक ही घर पे था। अब 19वीं सदी में इस इटली जो था 7 राज्यों में बटा हुआ था, और केवल एक पार्ट पे किसका था? इटलियन डायनेस्टी थी, मतलब इटली की राजा का शासन था। मतलब इटली के मूल राजा का शासन केवल एक ही क्षेत्र पे था। अब देखो, अब इसके आगे हमें सीधे पढ़ना है कि 1830 में इटली के एकीकरण करने के लिए एक इंसान आया, जोसेपे मैत्सिनी, जिसने इटली को एक करने की बहुत कोशिश किया। जोसेपे मैत्सिनी, आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने जोसेपे मैत्सिनी के ऊपर लिखवाया भी, वो एक इटली का क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ। तो 1830 में एक इंसान आया जिसका नाम क्या था? जोसेपे मैत्सिनी। 1830 में एक इंसान आया जिसका नाम क्या था? जोसेपे मैत्सिनी। जोसेपे मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली जैसी संस्था का भी निर्माण किया था। इसने एक संस्था बनाई थी इटली को एक करने के लिए, जिसका नाम क्या था? यंग इटली। लेकिन 1848 में राजाओं ने इसके सारी शक्तियों को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। 1848 में इसके सारी शक्तियों को क्या कर दिया गया था? ध्वस्त कर दिया गया था। अब देखिए एक बार इटली का पूरा कहानी सुनिए। इटली 7 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक घराने पर इटली के राजा का शासन था, केवल एक पे। उसके बाद 1830 में जोसेपे मैत्सिनी नाम का एक क्रांतिकारी आया, जिसने इटली को एक करने के लिए बहुत से कार्य किए। जैसे एक कार्य उसका था, उसने यंग इटली जैसी संस्था बनाई, जिसका काम था कि वो इटली को एकीकरण करेगा। लेकिन इटली को एकीकरण नहीं कर पाया क्योंकि 1848 में उसकी शक्तियों को दबा दिया गया। जिसके बाद सारी की सारी जिम्मेदारी सार्डिनिया पीटरमांड के शासक विक्टर इनेमल द्वितीय पर आ गई। अब यहाँ पे इस लाइन को समझे, ये जो एक पार्ट का मैं बात कर रहा हूं ये है सार्डिनिया पीटरमांड। वो एक हिस्सा का नाम क्या था? सार्डिनिया पीटरमांड। और इसका राजा कौन था? इनेमुल विक्टर द्वितीय, मतलब सेकेंड। मतलब वो जो एक घराना था जिसपे इटली का किस राजा का शासन था? इनेमुल विक्टर सेकेंड का, सार्डिनिया पीटरमांड के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के 7 हिस्सों में से एक हिस्से का नाम क्या था? सार्डिनिया पीटरमांड। और उसपे किसका शासन था? इनेमुल विक्टर का। तो अब सुनिए ध्यान से एक बार फिर से इटली की एकीकरण। इटली 7 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक घराने सार्डिनिया पीटरमांड पे इनेमुल विक्टर सेकेंड का शासन था। 1830 में जोसेपे मैत्सिनी ने एक क्रांतिकारी आया जिसने विद्रोह किया और यंग इटली जैसे संस्था का निर्माण किया। लेकिन उसे 1848 में हुई राजाओं के कार्यक्रमों में उसकी शक्तियों को दबा दिया गया, अर्थात उसे अब इस काम को रोकना पड़ा। जिसके बाद इटली को एक करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी हो गई? इनेमुल विक्टर सेकेंड को। किसको? इनेमुल विक्टर सेकेंड को। इटली के एक करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? इनेमुल विक्टर सेकेंड को। जो था, जिसका ये था, वो कहाँ का राजा था? सार्डिनिया पीटरमांड का राजा था। आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इटली को एक करने में वहां के एक मंत्री कावूर का भी बहुत बड़ा हाथ था। कावूर, अब देखिए, इसने इटली का एक मीटिंग कराया। किससे? फ्रांस से। इटली का एक मीटिंग कराया फ्रांस से। कूटनीति कराया। कूटनीति मतलब क्या होता है? ऐसी नीति
देखो, काबूर ने इटली और फ्रांस के बीच में एक मीटिंग कराया, जिसे बहुत ही चालाकी से कराया था, जिसके वजह से जो इटली था ये ऑस्ट्रिया जैसे देशों को हरा पाया था। इटली जो था वो ऑस्ट्रिया जैसे देशों को हरा पाया था। और अंत में एक और इंसान बहुत ज्यादा योगदान दिए थे, वो थे गैरिबल्डी। तो अब सुनिए एक बार पूरा ध्यान से। जो इटली था वो 7 हिस्से में बटा हुआ था शुरुआत में 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में। अब सुनो, 19वीं शताब्दी में 7 हिस्से में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक हिस्से पे किसका शासन था? सार्डिनिया पीटरमांड का, जिसे इनेमुल विक्टर सेकंड का। सार्डिनिया पीटरमांड इलाके में किसका शासन था? इनेमुल विक्टर सेकंड का। 1830 में जोसेफे मत्सिनी नाम का एक क्रांतिकारी आया, जिसने यंग इटली जैसी संस्था बनाई देश को एक करने के लिए। फिर 1848 में जोसेफे मत्सिनी समिति इसकी संस्था को उखाड़कर फेंक दिया गया। फिर ये जिम्मेदारी कौन ले लिया? इनेमुल विक्टर सेकंड, कि अब मुझे देश को एक करना है, जिसकी मदद उसके मंत्री काबूर ने किया। काबूर ने क्या किया? तो उसकी एक मीटिंग कराया फ्रांस के साथ, जो बहुत चालाकी, जिसमें बहुत ज्यादा इटली को फायदा हुआ था, और उसी के मदद से इटली ऑस्ट्रिया जैसे देशों को हराने में कामयाब हो गई। उसके बाद उस देश को और किसने संभाला? तो जोसेफे गैरिबल्डी, उसने भी देश को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर 1861 में इनेमुल विक्टर सेकंड को यूनिफाइड इटली का किंग घोषित कर दिया गया, मतलब एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। मतलब 1861 में इनेमुल विक्टर सेकंड को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे हमने, अब ये दोनों एक जैसा टॉपिक, इसका ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है थोड़ा अलग है। मैं भले छोटा लेक्चर अब आएगा, लेकिन मैं मतलब छोटा लेक्चर नहीं आएगा, मैं हर टॉपिक को वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि एक टॉपिक आप पढ़े उसको पहले 2 बार रिवाइज करें। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली देखा। अभी ब्रिटेन, नीदरलैंड ये सब बाकी है। इसके बाद अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक लेक्चर में। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप ये इटली का यूनिफिकेशन और जर्मनी का यूनिफिकेशन आपको समझ में आए। इन दोनों प्रश्न का आंसर आप ज्यादा से ज्यादा पेज में लिखिएगा। यदि आप लिख पा रहे तो आपको ये समझ में आया होगा। एक बार लास्ट टाइम, जर्मनी की कहानी पर्सा से शुरू हुई, इटली की कहानी यहाँ इसके बंटवारे से शुरू हुई। पर्सा को शुरू में रोक लगा दिया गया राजा के सेना के ऊपर, सेना द्वारा, लेकिन फिर उन्होंने भूस्वामियों से मदद लिया, जेंकर से, और फिर वहाँ पे आगे हमने कहानी बताई कि उन्होंने एकीकृत करने में कैसे मदद हुआ। फिर इटली में वही हुआ, 7 राज्यों में से केवल एक में इनेमुल विक्टर सेकंड का शासन था, जो इटली का निवासी था। ठीक इसके बाद जोसेफे मत्सिनी आया, उसने 1830 में बहुत काम किया, यंग इटली जैसी संस्था बनाई। 1848 में इसको हटना पड़ा राजा के शक्तियों की वजह से। फिर आया कौन? काबूर, फिर आए गैरिबल्डी, और लास्ट में इटली एक हो गया, और उसके राजा कौन रख दिए गए? इनेमुल विक्टर सेकंड। एक बार आप जैसे जैसे मैं बोर्ड में बीच बीच में हटता रहता हूँ, ताकि आप लोग इस स्क्रीनशॉट लेके घर पे नोट्स थोड़ा बढ़िया से मेरे साथ बनाया करें, या स्क्रीनशॉट ले लेके बाद में। चैनल पे अब लगातार वीडियो आएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा 100 सब्सक्राइबर जस्ट अभी आसपास ही कंप्लीट हुए, तो उम्मीद है अब जैसे 100 हुए उसी तरह 1000 भी होंगे, बहुत ज़्यादा भी होंगे। आप ही लोगों का मदद रहेगा तो चैनल को जल्दी से अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, वो भी हिस्ट्री पढ़े, और भी सभी सब्जेक्ट हम जल्दी से जल्दी इस पे लाने की कोशिश करें। साइंस और हिस्ट्री तो आ ही रहा है, हम साथ में हमारा ट्राई है कि हम थोड़ा मैथ भी ला सके, क्योंकि कंटेंट तो हम सही दे सकते हैं, हमें इतना लगता है। ठीक है, आज आप लोग इतना